पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे और आपको और हमारे सामीन को जिस चीज़ की तलाश थी, वो मेरे ख़्याल से चावल ही पहले हमने ढूँढा। यानी आपको अगर ये इल्मियत हो कि जब मुल्क आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पूरे मुल्क में फूड डेफिसिट था। शिप टू माउथ सिचुएशन थी, यानी यूएस से गंदम आता था, फिर उसके बाद प्रोटेस्टेशन भी हुआ करती थी, बाकी चीज़ें। यानी एक इस किस्म का सिनेरियो था जो अलार्मिंग था। अब जीआई टैग भी मिल गया है इसको, हमारी मुश्क भुज्जी को। इससे ज़रूरी है कि अब इसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग एक इसका मुकाम हो गया है। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। आज की मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है, जिसमें हम ज़राअत के हवाले से, ज़राअत के मुख्तलिफ गोशों के हवाले से बात कर रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आज की कहानी में हम जो कश्मीर का स्टेपल फूड है, राइस, तोमुल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने इस सिलसिले में कास्ट कश्मीर के एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम मुबारक साहब को दावत दी है। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत इस बात से करेंगे कि हमारे यहाँ जब इंसान का वजूद कश्मीर में पाया गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उसमें पहले राइस का नामो निशान नहीं था। गुंदुम थी, जो था, लेकिन राइस नहीं था। बहरहाल आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तरक्की होती गई, तो राइस यहाँ का स्टेपल बन गया। लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हमारी जो राइस की प्रोडक्शन है, इसमें गैर मामूली कमी हो रही है। शुरुआत इस बात से करेंगे कि वो राइस की कहानी है कश्मीर में है क्या, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि राइस हमारी ज़िंदगी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया भर में आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो चावल खाती है। और ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ जो है, यहाँ पे चावल कसरत से इस्तेमाल होता है। हमारा स्टेपल फूड है ये। वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक चावल ही ज़्यादा खाते हैं। एग्जैक्टली। यानी आप ब्रेकफास्ट में नून चाय लेते हैं, उसके साथ जो सत्तू खाते हैं वो भी चावल का बनता है। फिर लंच में भी चावल लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर में भी चावल लेते हैं, और बीच में फिर और एक नून चाय होती है, उसमें सत्तू खाते हैं, तो चावल उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये रोज़ाना हमारा वास्ता पड़ता है चावल के साथ। इससे इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारी ज़िंदगियों में ये इससे ज़ाहिर होती है। और बहुत सारे हमारे किसान हैं जो राइस को कल्टीवेट करते हैं, और उससे जो है अपना रोज़गार भी कमाते हैं और आमदनी भी होती है। लेकिन सबसे अहम जो रोल है इसका, राइस का, वो है हमारी फूड सिक्योरिटी में। यानी कि आप जानते हैं कि राइस का कितना ज़्यादा खास तौर पे हमारी वादी में इस्तेमाल होता है। फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट कलीदी किरदार है। आपको पता होगा जब कोविड क्राइसिस हो गए थे, या हाल ही में जो बरसगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे और आपको और हमारे सामीन को जिस चीज़ की तलाश थी, वो मेरे ख्याल से चावल ही पहले हमने ढूंढे। तो इससे ये इंडिया मिलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। तो राइस तो माने काफ़ी मुद्दत से कश्मीर में होता चला आ रहा है। ये हमारी हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशन और कस्टम्स का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जो वैराइटीज, मतलब अगर हम देखें कि क्योंकि साइंस ने जो तरक्की की, तो हाइब्रिड्स का दौर आ गया, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पहले तो जो हमारी ट्रेडिशनल कश्मीर वैराइटीज हम देखते थे मेडिवल कश्मीर में, वो अब नापेद हो गई हैं, अब नहीं है। लेकिन जो अब नई वैराइटीज आई हैं, उनका यील्ड भी बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, और क्योंकि हम मैसिव कन्वर्जन्स की तरफ जा रहे हैं। जी, ये दुरुस्त है आपकी बात कि साइंटिस्ट का एक रोल रहा है। यानी आपको अगर ये इल्मियत हो कि जब मुल्क आज़ाद हुआ,
तो उस टाइम पूरे मुल्क में फूड डेफिसिट था, Yes. शिप टू माउथ सिचुएशन थी, यानी यूएस से गुंदम आता था, फिर उसके बाद प्रोटेस्टेशन भी हुआ करती थी, बाकी चीजें, यानी एक इस किस्म का सिनेरियो था जो अलार्मिंग था। सेंटर पे यानी एमआरसीएफसी पे हुआ करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की कुछ वैरायटीज चाइना से। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो था हमारी प्रोडक्टिविटी इट वाज हावरिंग अबाउट 1 to 1.5 टन्स पर हेक्टेयर। तो उनकी इंट्रोडक्शन से काफी क्वांटम जंप उसमें प्रोडक्शन में हो गया। तो एक ये पहली इंटरवेंशन थी जिससे फार्मर्स हमारे बहुत खुश हुए। लेकिन उसके बाद फिर एक तो वैरायटीज भी डेवलप होती गई और उसके साथ एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी भी, जैसे वैरायटीज आप लगाते हैं उसके साथ आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी देखना है, उसको वीड मैनेजमेंट भी करना है जो एफिशिएंट हो और फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो ये सब चीजें इवॉल्व होती गई। फिर हमारी जो यूनिवर्सिटी है सबसे, मैं उस टाइम तो यूनिवर्सिटी में नहीं था हमारा सेंटर, 1975 की ये बात है, पहली अपनी इंडिजिनस वैरायटी हमने K332 ये निकाली। ये हमारे चूंकि इकोलॉजीज डिफरेंट है, ये हाई अल्टीट्यूड इकोलॉजी के लिए ये वैरायटी थी, और उसके साथ और एक K78 वो बरकत एक वैरायटी हमने निकाली। ये पहली अपनी वैरायटीज थी जिनमें प्रोडक्टिविटी जो थी वो 4 टन से ऊपर थी। तो उससे भी जो फार्मर हमारे बहुत खुश हुए, फायदा लिया, इससे ये सिलसिला चलता गया। फिर 1982 में एक वैरायटी हमने डेवलप की अपनी इंडिजीनियस, जो हमारे नशीबी इलाके हैं जिनको हम लोअर प्लेन्स बोलते हैं, उसका नाम था K39। उससे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ी, उसको अब ग्रीन रिवोल्यूशन वैरायटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। 1996 में K39 अभी भी आप देखेंगे काफी फार्मर्स उसको उसके साथ यूज करते हैं और जुड़े हुए बहुत पॉपुलर है, यानी बहुत पॉपुलर है। यानी ये पहली ऐसी वैरायटी थी जिसमें 5 टन से ऊपर हमें यील्ड मिली। तो उसके बाद एफर्ट्स चलते रहे क्योंकि वैरायटी डेवलप करना इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। फिर 1996 में 2 वैरायटीज़ निकाली हमारे सेंटर ने, स्कॉच कश्मीर ने, यहाँ MRCFC कोडवनी में। एक तो जहलम और उसके साथ दूसरा चनाब। जहलम हमारे जो है नशीबी इलाकों के लिए, लोअर प्लेन्स के लिए, वो ऐसी वैरायटी थी जिसकी 6 टन से ऊपर जो पोटेंशियल था, और इसी तरह से चनाब वैली के लिए उसमें भी 6 टन के ऊपर पोटेंशियल था। तो इन 2 वैरायटीज ने काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया जल्दी ऑक्यूपाई किया इनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से। तो ये सिलसिला चल रहा है अभी भी। 2005 से एक सीरीज हमने शुरू की है शालीमार राइस की, शालीमार राइस 1, 2, 3, 4। अगर आपने सुना होगा शालीमार राइस 4, उसको अब नाम ही पड़ गया 10 टन वैरायटी, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी 10 टन पर हेक्टेयर है। यानी कनाल के हिसाब से कहें तो आप 4.5 से 5 क्विंटल जो है कनाल में हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सफर है 1 टन से या 1.5 टन से 10 टन तक, तो ये दोहराता है कि हमारे सेंटर ने जो है इसमें काफी कलीदी किरदार इसमें अदा किया है। तो ये चलता रहेगा। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस और जो चैलेंज है उसके हिसाब से हम अपनी रिसर्च को ट्यून करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ जो हम लैंड स्कार्स इलाका है, वैली तो है, पानी भी बहुत है, चश्मे भी उबलते हैं, लेकिन मामला है कि लैंड उतना नहीं है, और लैंड पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, अर्बनाइजेशन के प्रेशर्स हैं, डेवलपमेंट के प्रेशर्स हैं, कम्युनिकेशन, सरफेस कम्युनिकेशन के प्रेशर्स हैं, और ऑफलेट ये जो कश्मीर का ग्रोवर था, कल्टिवेटर था, इसको भी पैसे की जरूरत थी खाने के अलावा। तो उसने कन्वर्जन शुरू किए। हमारे जो वास्ट स्वाथ्स थे राइस फील्ड्स के, वो हमने कन्वर्ट कर दिए हॉर्टिकल्चर फील्ड्स में, एप्पल ऑर्चर्ड्स में। तो अब ये मसला इस हद तक पहुंच गया है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में अपनी राइस प्रोडक्शन देख लें और कंजप्शन के हिसाब को कैलकुलेट कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर अपने लिए 1 या 2 महीने से ज्यादा का राइस खुद कल्टिवेट करता है। अब इसमें साइंटिस्ट्स का ये रोल बनता है ग्लोबली कि क्या हम अपने जिन वैरायटीज का तज़किरा फरमाया वो सब वैरायटीज हाई यील्डिंग है, लेकिन क्या इसमें अब भी चांसेस हैं कि हम कम जमीन में ज्यादा यील्ड बना पाए? क्या ये तहकीक आपकी जारी है, रुकी है? क्या हम आने वाले दिनों में कोई ऐसी वैरायटी देखेंगे जिसका जो इस सिचुएशन से कश्मीर को थोड़ा सा रिलीफ दे दे? ऐसा कुछ हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, लैंड कन्वर्जन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ड्राइविंग फोर्स है। फार्मर को भी पैसा चाहिए, कुदरती बात है।
तो इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि राइस फार्मिंग को कैसे थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपने सही फरमाया कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, हमारे पास वैराइटीज़ ऐसी हों जिनकी प्रोडक्टिविटी हो, या कुछ स्पेशलिटी राइस हों जिसमें हमें प्रीमियम प्राइसेस मिलें, और दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को डाउन किया जाए। ये 2 चीज़ें इसमें हैं सजेशन हमारी तरफ से, मतलब इसमें कोशिशें भी जारी हैं कि इन चीज़ों पे काम किया जाए। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है, तो मेरे ख्याल से अभी ये रिसर्च तो रुकती नहीं है। हमारे हदफ 15 टन भी है, वो 20 भी पहुंच सकता है, क्योंकि नई इंटरवेंशंस हो रही हैं, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होता है, तो ऐन मुमकिन है कि इससे ज़्यादा भी प्रोडक्टिविटी वाली वैरायटियां हमें हासिल हों। उस पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो वैरायटियां आती चली जाएंगी, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले ही फरमाया कि इसमें टाइम लगता है। तो वैरायटीज़ आएंगी इंशाल्लाह जिनकी प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन सिर्फ हमारा अब फोकस प्रोडक्टिविटी पे नहीं है, हमें स्पेशलिटी राइस की तरफ भी थोड़ा अपना रुझान करना है और कर रहे हैं, ताकि जो हमारा फार्मर है जिसको प्रीमियम प्राइस भी मिले, प्रोडक्टिविटी भी हो, और साथ ही साथ उसमें कुछ स्पेशल ट्रेड्स भी हो जिसमें माने आप उसको अच्छा प्राइस भी मिले। जिससे पहले कि हम स्पेशलिटी प्रीमियम वैरायटीज की तरफ जाएं, मुश्क बदज हमारे यहाँ है और कुछ और जाग है हमारे यहाँ, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट वैरायटी है और इसके थेरेपेटिक वर्थ भी है इसकी। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक तरफ से श्रिंकेज ऑफ स्पेस है, जगह नहीं है कि कहाँ, मतलब इसके लिए तो राइस के लिए बहुत बड़े बड़े फील्ड्स चाहिए। एक तरफ तो वो मसला है जिसका मैंने पूछा भी था, दूसरी तरफ है कि कश्मीर पिछले कई बरसों से क्लाइमेटिक चेंज का क्रूसिबल बन के उभर रहा है। अब हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ जब पानी की जरूरत ना हो तो दरियाओं में बहुत पानी होता है, जब हमें जरूरत हो तो पानी ही नहीं होता है। तो क्या आपका जो सेंटर है स्कास्ट एक माशाल्लाह बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है पूरे मुल्क में, और इसका जो राइस सेंटर खुड़वनी में काफी दहाइयों से चल रहा है, तो क्या हम इस तरफ कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं या ऐसी वैरायटीज पे काम करें जो ट्रेडिशनल, जिसकी रिक्वायरमेंट इरिगेशन की ट्रेडिशनल वैरायटी से स्लाइटली लो हो? और इस सिलसिले में आप एक कश्मीरी साइंटिस्ट है, शायद उसका नाम शमीम है, तो शमीम ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने उससे लास्ट टाइम बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ उन्होंने एक ऐसी वैरायटी बना दी है जिसमें बहुत कम पानी की जरूरत हो और उसके यील्ड में कोई तब्दीली नहीं आती, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए बनाया गया है। तो क्या हमारा राइस स्टेशन इस पे कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डेफिनेटली ये हमारा बहुत बड़ा एक मैंडेट है, इसको हम एंटीसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। हमारा ये रहता है कि आइंदा आने वाली सूरत हाल क्या रहेगी, इसमें मॉडल्स रन करते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, फिर वाटर सिनेरियो क्या रहेगा। इस हिसाब से हमारी रिसर्च बिल्कुल इस सिलसिले में फोकस है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हम डेवलप करना ये हमारा एक मैंडेट है। और रेजिलियंस है हमारी वैरायटीज़ में अभी भी जो मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि जैसे शालीमार सीरीज जो हमने शुरू की है, एक बहुत बड़ा मसला हमारी वादी में जो दरपेश था इस धान की काश्त के सिलसिले में, वो ब्लास्ट डिजीज़ या बाकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन आपको खुशी होगी ये सुन के कि हमारी जितनी भी आज नई ये शालीमार सीरीज निकली है वैरायटीज़ की, इनमें कुव्वत मुदाफ़त है। अच्छा। यानी वाहिद मेरे ख्याल से वादी एक ऐसी जगह है जहाँ पे राइस में कोई स्प्रे नहीं किया जाता, न इंसेक्टिसाइड का न फंजीसाइड का। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज आप सोचें कि कितना एरिया अंडर राइस है, उसमें अगर आप स्प्रे करने पड़ते हैं जैसे बाकी मुल्क के हिस्सों में किया जाता है, तो कितना पेस्टिसाइड और पंप एनवायरनमेंट में होता और सेहत पे उसका कितना बुरा असर पड़ता और इकोनॉमिक्स पे फार्मर की। तो कुल मिला के हमारे साइंटिस्ट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमें इसमें कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता फंजीसाइड का। इसमें रेजिलियंस है अगेंस्ट द डिजीजेज, जो भी मेजर डिजीज है। हमारा ये एरिया है, ये हॉटस्पॉट माना जाता है ब्लास्ट डिजीज के लिए, और ब्लास्ट डिजीज जो है एक्सट्रीमली डेंजरस डिजीज है। ये तो बड़ी तेजी से फसल को खत्म करती है। लेकिन हमारी जितनी भी वैरायटीज आप देखेंगे कहीं से आपको रिपोर्ट नहीं आएगी कि इनमें वो ब्लास्ट डिजीज आती है। तो वो रेजिलियंस है। लेकिन इसके बावजूद हमारा सेंटर अभी काम कर रहा है कि जो वाटर सिनेरियो है
आप देख रहे हैं कि पानी के इसमें जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से शॉर्टेज आ रही है, क्रॉप्स बदलने पड़ते हैं, जब पानी क्रॉप्स नहीं बदलने होता है। पड़ते हैं, लेकिन राइस को हम छोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, राइस हमारी लाइफ है। तो हमारी रिसर्च बिल्कुल ऑलमोस्ट हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इसमें। एक टेक्निक है हमारे पास जो इसमें हम काम कर रहे हैं, इवन उसमें हम वैरायटीज भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन सी वैरायटी बेटर है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। पुराने जमाने में जैसे वोतर करते थे ना पहले, हाँ। किसान, लेकिन उसमें कुछ चैलेंज थे हमें। सबसे बड़ा ये था कि वहाँ कोई सिस्टम नहीं सोइंग का था, इस तरीके का बर्ड डैमेज हुआ करता था, वीड ज्यादा आते थे। लेकिन अभी हमारे पास नोवल हर्बिसाइड्स हैं, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास और जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, जिससे हमने इसको बिल्कुल सक्सेसफुल बनाया है। रिसर्च सिस्टम तक अभी ये महदूद है और अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इसके जो एसओपीज हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ही सालों में आप देखेंगे ये मंजर आम पे आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट 35% अप टू 40% पानी हम बचा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो यहाँ मसला है, लेबर स्कार्स है और एक्सपेंसिव है कश्मीर में, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई है। तो इस वजह से कुछ लोग जो है राइस फार्मिंग नहीं करते, छोड़ते हैं। तो उस को चीज़ भी हमारे मद्देनजर है। तो मैकेनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब हम डायरेक्ट सीडेड में मैकेनाइज जो कर रहे हैं, इस साल हमने एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी है, उसकी टेस्टिंग की, अल्लाह के फजल से वो कामयाब होगी। कुछ सालों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें बड़ी पेशरफ्त हम कर रहे हैं, जिसमें 50% आप लेबर जो है आप बचा सकते हैं, 35 to 40% आप पानी बचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे हैं और वैरायटीज भी, रेजिलिएंट वैरायटीज, उन पे हम काम कर रहे हैं जो आइंदा जो मौसमी तगैर आते हैं इनके सामने टिक सकें। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा पेक्यूलियर मसला है, मैकेनाइजेशन, जो मैकेनिकल इंटरवेंशंस हैं एग्रीकल्चर में, उसमें बेसिकली बड़ी मशीनें आती हैं। बिल्कुल दुरुस्त, मतलब चाहे आप प्लांटेशन की बात करें, जो राइस या स्थाल रुबिंच माना, या हम इसको हार्वेस्टिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं। वो जब उसके जो बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स हैं वो बड़े फील्ड्स के लिए हैं। हमारे यहाँ शायद ही कोई शख्स होगा कश्मीर में जिसके पास 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर की जमीन हो, ऐसा कोई नहीं है। शायद कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के जिनके पास उतनी जमीन है, या शायद सुकास्ट के पास खड़वेनी में कुछ हो। हालांकि आपका स्पेस भी वहां थोड़ी सी सुकड़ गई है आपके डेवलपमेंट की वजह से। लेकिन ये बड़ा इशू हमारे लिए रहेगा कि छोटी छोटी जगहों में बड़ी मशीनें हम ला नहीं सकते। तो क्या इसमें डिवाइस करने की जरूरत पड़ेगी छोटी मशीनों को, और मशीनें छोटी हो जाए तो कास्ट उनके बढ़ जाएंगे। तो उस पर कुछ ख्याल है? बहुत दुरुस्त आपका सवाल, बिल्कुल पर्टिनेंट है टू द सिचुएशन। इसमें क्या है कि अभी आप देखें कि हमारा जो बालाई इलाका है और जो हमारा वस्ती इलाका है, जहाँ राइस हुआ करती थी, मोस्टली वो अब कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे एप्पल की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा पाइन इलाका है, पाइन इलाका में हमारी अभी भी राइस जो है काफ़ी एरिया में है। और पाइन इलाका में आप देखेंगे प्लेन लैंड है, वहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं। ये सच है कि लैंड फ्रेगमेंटेड है, लेकिन कंसेप्ट्स यहाँ पे अगर जैसे ग्रुप फार्मिंग होती है, जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है, इसी तरह से एफपीओज हैं, इस तरीके से अगर, या कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, इस तरीके से हम बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे फार्मर्स मिलके इकट्ठे, वो कोई नौजवान जो है कस्टम हायरिंग सेंटर लेके जो है कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, सब्सिडी भी मिलती है, तो वो काफ़ी एरिया को कवर कर सकता है। ग्रुप फार्मिंग के ज़रिए से हम बड़ी मशीनों को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं छोटी मशीनों को भी, उस पर भी काम चलता है। जब हम यहाँ से इनपुट देते हैं अपनी इंजीनियरिंग विंग को, चाहे वो हमारी अपनी कास्ट की है या बाहर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, या कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसके साथ काम करती हैं, फीडबैक जाता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट सच में एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लैंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से और हिली ट्रेन की वजह से। तो ये आपका कहना दुरुस्त है कि उसकी स्पेसिफिक मशीन्स जो है वो हमें चाहिए। आते हैं, आप छोटे छोटे टेलर्स भी आपने देखे होंगे, टेलर्स भी आते हैं। ट्रांसप्लांटर आपने अभी हाल ही में देखा होगा, हमारी यूनिवर्सिटी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ छोटे छोटे ट्रांसप्लांटर हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो दे आर सूटेबल फॉर आवर लैंड सिचुएशन। तो हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, और काम होता है और मशीनें आती भी हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक जमाना था मेरे बचपन में जब शोपियान या कुलगाम के इलाकों में रेड राइस जग तुम लोस रूटीन खेवान हफ्तस मज 1-2 लटि,
मतलब इसके अपने न्यूट्रिशियस वर्थ भी हर एक की है, लेकिन इनकी थोड़ी डिफरेंट है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी थेरेपेटिक वैल्यू भी है। तो ये क्यों गायब हो गया, और अगर इसके कॉस्ट्स बेहतर हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जग की मैं बात करूं तो जैसे आपने फरमाया, न्यूट्रिशनली ये बहुत ज़बरदस्त एक वैरायटी है, ट्रेडिशनल लैंड रेस। इसमें जो है क्या नाम है, इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, इसकी अपनी एक खासियत है। ख़ास तौर पे आयरन और जिंक का इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी हाई है। नेचुरली बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, हमने कंजर्व किया है इसको अपने सेंटर पे, और हम इसको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी इंक्लूड करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के लिए। तो इसमें जो इसका जो आप बोल रहे हैं कि एरियाज में श्रिंकेज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्क-बुज्जी और जग जो है, जो हमारी प्रीमियम लैंड रेसेस थी, इनका एरिया शॉर्ट हो गया। इसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू वैरायटीज़ जिनमें यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा था, और ये वैरायटीज़ में थोड़ा एक प्रॉब्लम जो है, ये इस कम टू द डिजीज़, यानी ब्लास्ट डिजीज़ या बाकी डिजीज़ में ज़्यादा आती है। तो उसकी वजह से भी एक वो भी रीज़न रहा कि प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत कम हो जाया करती थी। फार्मर्स को लगा कि इससे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो उन्होंने इसको रिप्लेस किया। लेकिन अभी जो काफ़ी एरिया है, कुछ फार्मर इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे आप मुश्क-बुज्जी की बात करें तो सागम एरिया में बड़े पैमाने पे इस पे हो रहा है। हालांकि वो एरिया हो सकता है एप्पल के लिए भी सूटेबल हो, लेकिन वो फार्मर एप्पल को प्रेफरेंस नहीं देते, मुश्क-बुज्जी कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्होंने कंजर्व किया है। उस पर जो है हमारी उस फार्मिंग कम्युनिटी को हमारे सेंटर के थ्रू बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ICAR की तरफ से, जो क्या नाम है उसका, जीनोम सेवियर अवार्ड। तो एक बड़ा अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है। उसमें भी यूनिवर्सिटी का एक ज़बरदस्त रोल रहा। वो रिफाइनमेंट जो है, अभी जो पहले वो जग या इसी तरह से मुश्क-बुज्जी है कल्टीवेट हुआ करती थी, वो एडमिक्सचर्स थे, यानी उनमें प्योरिटी नहीं थी, यानी बहुत किस्म के टाइप्स उसमें आ गए थे। फिर 2007 में हमारे सेंटर ने एक प्रोग्राम शुरू किया नाबार्ड और डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो हमारा जो पार्ट था वो था रिफाइनमेंट, रिवाइवल। तो उसमें रिफाइनमेंट में हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किए, अनंतनाग से किए, बडगाम से किए। तो करीबन 350 सैंपल्स उन्होंने मुश्क-बुज्जी और कमत के कलेक्ट किए। तो फिर उसको फाइनली रिफाइन करते करते आखिर में उन्होंने 2 सैंपल जिनमें हाई एरोमा था, और वो डेट वाज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल दिस मुश्क-बुज्जी एंड कमत। तो फिर उसका जो है बहुत कम सीड से फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो निश एरिया उसका है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी वहाँ से निकल के आई। और उस टाइम जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिली यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट और फिर नाबार्ड के दरमियान, और फार्मर्स ने भी बड़ा इसमें जो है कलीदी इसमें किरदार अदा किया, और आज उसका जो बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत ये है कि हम इनको कंजर्व करें, इनको रिफाइन करें, और इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की हम कोशिश करें, अब अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनको यूज़ करें। और साथ ही साथ जो है अब GI टैग भी मिल गया है इसको, हमारी मुश्क-बुज्जी को। इससे ज़रूरी है कि अब इसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग एक इसका मुकाम हो गया है। तो इससे फ़ायदा हमारे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इससे एनकरेज होंगे, जब अब जग को भी हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके अंडर भी जो है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है, इकोनॉमिक्स एक ड्राइविंग फोर्स है, तो कुदरती लोग फिर इसकी तरफ आना शुरू हो। अभी जग जो है वो किस इलाके में ज़्यादा कल्टीवेट होता है? ये टंगडार एरिया में होता है, गुमल एक विलेज है, उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में ये अभी होता है। तो वहाँ पे अभी इसमें डिपार्टमेंट के भी अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं कि इसका एरिया एक्सपेंशन किया जाए। इसी तरह हमारे यहाँ पे सागम में मुश्क-बुज्जी का एरिया एक्सपेंशन, ऐसी सिमिलर इकोलॉजीज़ हमारी वादी में है जहाँ पे इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इनका वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो सकता है। यानी सिमिलर इकोलॉजीज़ में कहूँ कि अगर मुश्क-बुज्जी की बात करें तो ये वस्ती इलाके, जो मैंने आपको कहा कि माने 1650 से 1850 मीटर सतह समंदर से ऊपर जो इलाके हैं, इस एरिया के लिए ये फिट है, ये इकोलॉजी स्पेसिफिक इसके लिए। तो सागम में है,
तो और भी काफ़ी कुलगाम में काफ़ी एरिया है जहाँ जो इस ऑल्टीट्यूड पे पड़ते हैं। इसी तरह वादी के बाकी इलाकों में होंगे, वहाँ पे हम इन वैराइटीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इनका हो सकता है, तो रिवाइवल हो सकता है। रिवाइवल हुआ, ये बचाना आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्लाह ताला के फजल से एक सक्सेस स्टोरी इमर्ज होके आई है सागम एरिया में, एडजॉइनिंग विलेज में। तो उम्मीद है कि ज़ग के सिलसिले में भी इस किस्म की पेशरफ्त आगे इंशाल्लाह। जैसा आप खुडवनी सेंटर में ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के हाइब्रिड्स जनरेट करते हैं, क्या कोई कोशिश हुई या होने की तवक्का है कि जिसमें हम ये जो प्रीमियम राइस वैरायटीज़ हमारी हैं, इसमें सा थोड़ा सा कुछ यील्ड के हवाले से, डिजीज़ रेजिस्टेंस के हवाले से, या ट्रेडिशनल वैरायटीज़ और इनको मिला के एक तीसरी वैरायटी जनरेट करने की, या बायोफोर्टिफिकेशन जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में मिसिंग है, क्या कोई कोशिश उस हिसाब से हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आपको शायद मालूम हो कि एक तो हमने जो हमारी मुश्कबो जी है, इसमें भी एक ये इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें हमें बहुत ब्लास्ट डिजीज़ आती है, इट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू ब्लास्ट। तो शालीमार राइस 6 हमने उसमें 2 जीन्स डाले हमारे साइंटिस्ट ने, जिससे मतलब उसमें रेजिस्टेंस आ गई, उसमें अब ब्लास्ट नहीं आता है। तो इस किस्म की जो है हमारी तहकीक होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम काम करते हैं हमारे साइंटिस्ट। तो एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की इसमें ये रही है कि एक वैरायटी हमने शालीमार राइस 6 जो है नाम से वो की है, जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है मुश्क भुज्जी का, जिसमें रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से हम अभी काम कर रहे हैं जो ज़ग है, इसमें भी डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो है, उस पर हमारे ब्रीडर्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है उसको। तो वो रेजिस्टेंस उसमें आ रही है। और फिर बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में भी ये ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जिनमें हमारा जिंक और आयरन खास तौर पे इसकी बहुत अहमियत है, इन 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, इनकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम ये ट्रेडिशनल वैरायटीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको हमने कंजर्व किया है। करीबन 100 ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो पुरानी हुआ करती थी, जिसमें हमारे अजीज़ ब्योल है या लर ब्योल है, इसी तरह से हमारा ज़ग है, या और भी बहुत सारे, बेगम है, रेशम है, ये करीबन 100 लैंड रेसेस हैं जो हमने कंजर्व की हुई है अपने सेंटर पे। और रेगुलरली हम इसको जो है मेंटेन रखते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है वहाँ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी इनका हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली नाजरीन, हर अपने इलाके का अपना अपना स्टेपल होता है, मतलब जो फूड जो मोस्ट कॉमन हो। हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उस इलाके से हैं जहाँ राइस ईटिंग ज़्यादा होती है, और बहुत कुछ इलाके हैं जहाँ वीट ज़्यादा, मतलब जम्मू में देखें तो वीट ज़्यादा, आटा चलता है, और मतलब मेज़ तो अब बहुत कम हो गया है क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है ओवर द ईयर्स। इसके अलावा कुछ यूरोप के कुछ इलाके हैं जहाँ आलू इस्तेमाल होता है बेसिक, क्योंकि आलू और चावल में बहुत ममासलत है, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन बाय एंड लार्ज सेम ही है। लेकिन देखने में ये आया है कि जो राइस ईटर्स होते हैं उनकी तवानाई वीट ईटर्स के मुकाबले में कम होती है, और शायद यही वजह है कि बहुत कोशिश हो रही है कि बायोफोर्टिफिकेशन की जाए, उनमें कुछ वो चीज़ें मिलाई जाए प्रोडक्शन के लेवल पे ही, जिससे उनका कैलोरीफिक वैल्यू, जिससे उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको हम परफेक्ट फूड समझ लेंगे? देखिए, जब इसमें एक मसला होता है ऐसे कि जब हमारा हदफ होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी 2 टन से फिर 6 टन हुई, 6 टन से फिर 10 टन हुई, फिर 15 होगी, तो जब यील्ड तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहता ही है, लेकिन उसमें जो है फिर डेंसिटी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंसिटी पर्टिकुलरली वो कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि चावल के साथ साथ एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम तो चलते हैं, प्रोटीन लेवल आपका या माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल आपका हम ब्रीडिंग के ज़रिए से उसमें बढ़ाते हैं, या एग्रोनॉमिकल बायोफोर्टिफिकेशन जो पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा है कि जो कंटिन्यूस कल्टिवेशन हम करते हैं, कुछ खादें ही हमारे किसान हजरात जो हैं यूज़ करते हैं, जिसमें यूरिया, डाई पोटाश जो है आम है, लेकिन
जो हमारा गरपा है कश्मीरी में जिसको बोलते हैं गरपा, जो ऑर्गेनिक मन्नाती खादें हैं उनका कम इस्तेमाल होता है, उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से किसी हद तक जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है माइक्रोन्यूट्रिएंट की वो कम होती है। तो उसमें जो है उसमें भी रिसर्च होती है कि एग्रोनॉमिकल बायोफोर्टिफिकेशन फर्टिलाइजर यूज करके जो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास, बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि खाली चावल ही नहीं है जो हम खाते हैं, उसके साथ बाकी कम्बिनेशन हमें करनी है, वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, मिल्क लेना है, एग लेना है। तो एक बैलेंस डाइट का एक कंपोनेंट है राइस। तो ऐसा नहीं है कि सारे जूस हम सिर्फ राइस खा के ही पूरे कर सकते हैं। राइस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी ग़िज़ा का, लेकिन साथ ही साथ बायोफोर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इन चीज़ों में भी इनका जो है बैलेंस एक जो रखना हमारी रोज़ाना ग़िज़ा में बहुत ज़रूरी है, वो करना भी ज़रूरी है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना जहाँ तक मुमकिन हो। अगर फ्रूट तो काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन वेजिटेबल्स अफोर्ड कर सकते हैं, फार्मर खुद उगाते हैं। हमारे घरों में एटलीस्ट कोई स्पेस रहती है जहाँ हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, तो वेजिटेबल्स का यूज़ करना चावल के साथ ज़रूरी है ताकि वो न्यूट्रिएंट बैलेंस किसी हद तक रह सके। देखिए डॉक्टर साहब, 21वीं सदी का जो पॉजिटिव्स हैं वो तो दुनिया जानती है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन इसके जो नेगेटिव्स भी हैं उनमें सबसे बड़ा वो लाइफस्टाइल इशू है। हम सेडेंटरी हो गए, हम ओबीज होने लगे, हम डायबिटिक हैं, हमारे यहाँ इश्यूज हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरह से काम नहीं करते, तो हमारे सेल बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमारे ये जो डीएनए है वो कंप्रोमाइज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल रीजंस एंड ऑल दैट। हर दुनिया के मैक्सिमम मतलब जब जो इवॉल्व्ड सोसाइटीज हैं उनमें अगर आप कुछ फ्रूट्स देखें, कुछ वेजिटेबल्स देखें, तो आपको बेचने वाला बता देगा कि दिस पर्टिकुलर वैरायटी इज गुड फॉर डायबिटिक एंड दिस नॉट गुड फॉर डायबिटिक। क्या राइस में कुछ ऐसा होने की कभी गुंजाइश है कहीं भी? बिल्कुल, हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी, आपको जग के बारे में जब आपने सुना होगा कि जग का इसमें काफ़ी कलीदी किरदार है। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको इब्तिदा में कहा कि अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम इन ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को यूटिलाइज करते हैं और कर रहे हैं, और वैरायटी डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस जो हैं वो ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक बड़ा मैंडेट होता है आज के ज़माने। पहले हमारा हदफ था कि कैसे हम पेट भरें, क्योंकि फूड डिफिसिट का एक सिनेरियो था। लेकिन अब लाइफस्टाइल जैसे हमने कहा कि चेंज हो रहा है, तो रिसर्च प्रायोरिटीज़ भी उसी के हिसाब से चेंज होती चली जा रही हैं। इसलिए हम ये चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हैं, और हमारे ब्रीडर्स जो हैं वो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं, और बायोफोर्टिफिकेशन पे ये चीज़ें जो है हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वैरायटीज़ में। लेकिन एट ए टाइम ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सारे ट्रेड्स हम एक ही वैरायटी में ले आए। तो देखिए, एक तो हमें डिजीज़ रेजिस्टेंस लानी है, कुदरती बात है, फार्मर रिलेक्टेंट है, वो स्प्रे नहीं करेगा, इसमें छोड़ देगा लेकिन स्प्रे नहीं करेगा राइस में, तो वो एक पहलू है। उसके बाद यील्ड मेंटेन रखना है, उसके बाद उसके स्पेसिफिक जो ट्रेड्स हैं वो मेंटेन रखना है। तो कुछ ट्रेड्स हैं, यानी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम होता है। बायोफोर्टिफिकेशन के लिए एक अलग हदफ है, प्रोडक्टिविटी के लिए एक अलग हदफ है, इसी तरह से डिजीज़ रेजिस्टेंस या क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो फिर फार्मर्स प्रेफरेंस या कंज्यूमर्स प्रेफरेंस के हिसाब से हमारे पास शेल्फ में ये वैरायटीज़ बनी रहती हैं। तो आगे भी इस पे काम होता चला जाएगा, जैसे जैसे इमर्ज होते हैं नए चैलेंज, उसके हिसाब से। तो आपके कहने का मतलब है कि जो जिनको डायबिटीज का खतरा हो वो अगर जग चावल खाएं तो बेहतर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो न्यूट्रिशनली भी दुरुस्त है और उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। अच्छा डॉक्टर तस्नीम साहब, इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली एकेडमिक है, इसके लिए आप बजाय खुद एक तो आप उस इलाके में काम करते हैं जहाँ से जो आप राइस स्टेशन में काम करते हैं, राइस के एक्सपर्ट हैं। दूसरा, आप उस इलाके से हैं जहाँ राइस ट्रेडिशनली कल्टीवेट होता जा रहा है, इंक्लूडिंग एक ज़माने में आपके घर में भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं रहा। अब जितने भी लोग राइस कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दे नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड कि आप क्रॉप शिफ्ट मत करो, मतलब जो आप देखा देखी में अपने फील्ड्स को
ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट मत करो। तो एक तो होगी एक तादीबी कार्रवाई जो कानून की है, वो और कानून का जस्टिफिकेशन मेरे हिसाब से नहीं बन जाता कि अगर किसी की ज़मीन है और वो चाहेगा कि उसको बेटर रेम्यूनरेशन मिल जाए और उसको बेटर यील्ड हो जाए, कैश क्रॉप में कन्वर्ट हो तो उसकी सूरत हाल बदल जाए। कानून तो रोकने का अहल है, लेकिन एथिकल बुनियादों पर नहीं हो सकता। अगर ए ने किया तो बी क्यों नहीं करेगा? सही। अब क्या आपको लगता है कि we may require incentivizing by no, not necessarily by way of giving them cash, by hugely subsidizing them? That's really very important, क्योंकि अभी जो है रिटेन करने के लिए फार्मर्स को इसमें इंसेंटिवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स जो हैं उस पर आप ह्यूज सब्सिडीज दे सकते हैं। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। यूथ तक या हमारे किसानों तक हो सकता है अवेयरनेस पहुंची ना हो। बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं इस सिलसिले में, यानी इंसेंटिवाइजेशन की बात आपने की, तो ये फोकस है अभी गवर्नमेंट का। इस वजह से आपने HADP का प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो उसका तो गोल ही यही है कि इन चीज़ों को जो है हर एक स्पेसिफिक जो हमारी क्रॉप है उस पर एक स्पेसिफिक जो है पैकेज गवर्नमेंट ने दी है, उसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं अपने फार्मर्स को। तो ये दुरुस्त बात है कि एक तो ये इंसेंटिव्स मिलने चाहिए रिटेन करने के लिए, और उसके बाद जो है ये भी ज़रूरी है कि प्रीमियम प्राइसेस भी मिलने चाहिए। मतलब अगर कहीं कमर्शियल फार्म्स हैं हमारे पास, यहाँ ग्रुप फार्मिंग हो रही है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी हमने एक वैरायटी जो 2021 में रिलीज की, शालीमार सुगंध, फर्स्ट एरोमेटिक जो राइस है बासमती टाइप। यहाँ कश्मीर में पहले वो ख्वाब समझा जाता था कि यहाँ पे बासमती होगी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट के एफर्ट्स से ये मुमकिन हो सका कि बासमती यहाँ पे हमने बनाया है। शालीमार सुगंध, कशर बासमती उसको बोलते हैं। उसमें हमारा हाल ही में एक आर्टिकल आया था। तो उसके ट्रेड्स जो हैं बासमती से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लोगों ने उसको पसंद किया। तो उनका फीडबैक भी हम लेते हैं कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें आपको लगी, क्या कमियां लगी, उसके हिसाब से हम उसमें काम करते हैं। तो बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जब हमने इनिशियली जो डिमॉन्स्ट्रेशंस पे लगाई, अब उसमें क्या कर सकते हैं कि फार्मर्स का ग्रुप जो है वो जुड़ के काम करे, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं पे हो, फिर उसके बाद मार्केटिंग में गवर्नमेंट की मदद करे कि कैसे वो उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट लिंकेज बन जाए। तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उनकी, और उनका रुझान जो है राइस की तरफ रहेगा। ये चीज़ें कलेक्टिवली हमें करनी है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना है। तो लाजमी है कि जब ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगी। खैर नाजरीन, ये थे डॉक्टर तस्नीम मुबारक साहब। राइस एक लंबी कहानी है। राइस, चावल कश्मीर की तारीख, इसके उरूज जवाल का एक मौजब भी रहे हैं और एक तहरीक भी रही है राइस। और एक ज़माना वो भी था, आपने याद होगा कि बत बत प्याद पत, हम खाना चाहते थे लेकिन खाना नहीं था क्योंकि सिपाही पीछे थे। अब हम उस दौर से निकल आए हैं। हम इस दौर में दाखिल हो गए जब हमने राइस का पीक देखा है, जब हमारा यील्ड बहुत बढ़ गया और कोई सिपाही पीछे नहीं था कि आप हमें, सरकार को अपना हिस्सा दे दो। आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पोस्ट पार्टीशन काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन कश्मीर एक डिफरेंट दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे जो लैंड रिसोर्स है वो श्रिंक होता जा रहा है, और हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन जो इनहेरिटेंस की वजह से हो रहे हैं उसमें नॉन रेम्यूनरेटिव इमर्ज हो रहा है, और शायद यही वजह है कि हम इसको फास्ट कन्वर्ट कर रहे हैं कैश क्रॉप्स के हवाले से। लेकिन हमारी सिचुएशन ये है इस वक्त के हम अपने कंजप्शन का कोई बड़ा हिस्सा भी यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और हम FCI के मोहताज हैं इस हवाले से, क्योंकि हम एक वास्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट और जो चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। आजकल लोग राइस तो पहले बागों खेतों में हुआ करता था, खलिहानों में हुआ करता था, अब कमरों में भी हुआ करता है, छतों में भी हुआ करता है। ये टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये टेक्नोलॉजीज हमको उस तरफ ले जाएंगी जिसमें हम ये कहें कि हम अपनी स्टेपल फूड का मैक्सिमम हिस्सा खुद पैदा कर रहे हैं? और अगर वो कभी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी और उसका क्रेडिट उन साइंटिस्ट्स को मिलना चाहिए जो साइंटिस्ट्स
पूरे साल स्कास्ट या स्कास्ट की बाहर वाली यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम कम ज़मीन से कितना ज़्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। तो जो भी तब्दीलियाँ इस हवाले से होंगी, हम डॉक्टर तस्नीम या उसका कलीग्स या उसकी यूनिवर्सिटी या इसके जो बाकी जो रफ़ीक हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हम उनसे बात करके आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज की इस कड़ी का कंक्लूजन हम यही करेंगे और कोई आइंदा कोई और मौका ढूंढ लेंगे डॉक्टर तस्नीम या उसके कलीग से बात करने का। डॉक्टर तस्नीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। शुक्रिया।